हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जेनेटिक्स के चैप्टर का। इसमें हम वो सारी की सारी बीमारियों को पढ़ेंगे जो कि कहीं ना कहीं जीन से या फिर हमारे क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं, और इनसे बोर्ड एग्जामिनेशन में एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसे ध्यान से पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए समझते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर कहते किसको हैं। जब बात आती है जेनेटिक डिसऑर्डर की, तो हमें यहाँ नाम में ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं जीन से रिलेटेड है। तो इस डिसऑर्डर को पढ़ने के लिए हम इसको और सिंप्लीफाई करके दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो ऐसे डिसऑर्डर जिसको कि हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था, और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स या जीन हैं, अगर उनमें कोई बीमारी है तो उसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा, क्रोमोसोम, अगर कोई भी बीमारी क्रोमोसोम से होती है, अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए या क्रोमोसोम नंबर घट जाए, तो उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो अभी तक यहाँ पे हमें सिर्फ दो चीज़ें समझ आई हैं कि बीमारियाँ ये दो तरीके की हो सकती हैं। या तो क्रोमोसोम का संख्या जो है या नंबर है कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तभी भी बीमारी होगी, या जीन में कोई भी खराबी आ जाए उसमें भी कहीं ना कहीं कोई बीमारी होगी। अब जीन या फिर क्रोमोसोम नंबर में खराबी कैसे आएगी? मान लो हमने देखा था कि जीन कैसे होते हैं, ये मेंडल ने बताया था। ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए जीन पाए जाते हैं। ये जो जीन है, इससे हमें एक जीन एक प्रोटीन बनाएगा। ये मान लो एक जीन है, इसी जीन से एक बनेगा नॉर्मल सा प्रोटीन। वो जो नॉर्मल प्रोटीन है वो कहीं ना कहीं कोई नॉर्मल सा एक कैरेक्टर या लक्षण दिखाएगा। अब कंडीशन दो हो सकती है, या तो ये दोनों के दोनों ही जीन क्या हैं, नॉर्मल हैं, तो नॉर्मल प्रोटीन बनाएंगे। अगर ये जो क्रोमोसोम है, इसमें ये जो दोनों जीन हैं जिनको इंडिविजुअल हम एलिल्स बोलते हैं, एक तो नॉर्मल है मगर दूसरा कहीं ना कहीं डिफेक्टेड है। डिफेक्टेड को मैं डी से दिखा दे रही हूँ, डिफेक्टेड या खराब है। खराब है तो वो खराब प्रोटीन बनाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमें ये समझना है। और अगर ये जो जीन थे, जो दो क्रोमोसोम हैं, इनमें जो ये जीन प्रेजेंट हैं या फिर एलिल हैं, ये दोनों के दोनों ही डिफेक्टेड हो जाएं, उस केस में क्या होगा। ये तीन केस अगर हम समझ जाते हैं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जिस केस में हमें ये दोनों के दोनों जीन नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं तो बीमारी होने की कोई चांस ही नहीं है। तो ये केस में इंसान जो होगा वो एकदम हेल्दी होगा, कोई भी बीमारी उसको नहीं होगी, क्योंकि दोनों के दोनों एलिल कैसे हैं, नॉर्मल हैं। जहाँ पे दोनों के दोनों ही एलिल डिफेक्टेड है या क्या है, खराब हैं, तो वो खराब प्रोटीन बनाएंगे। और जब ये खराब प्रोटीन बनेगा तो जाहिर सी बात है कि बीमारी इंसान को होना ही है। तो इस केस में तो हम 100% श्योर हैं कि ये क्या होगा, पर्सन जो है वो बीमार होगा या ये डिफेक्टेड पर्सन होगा। इसमें कहीं ना कहीं इसके जीन में कोई ना कोई खराबी होगी। अब ये जो हमारा ये वाला केस बनता है, तीसरा वाला, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है कि ये पर्सन बीमार होगा या हेल्दी होगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, मेंडल ने एक चीज़ बताया था हमें, दो शब्द, कि एक होता है डोमिनेंट केस और एक होता है रेसेसिव। डोमिनेंट और रेसेसिव का जो फिनोमिनन था वो मेंडल के ही हम जेनेटिक्स में पढ़े थे। डोमिनेंट का मतलब है कि अगर ये किसी के भी साथ प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम में अगर ये एक नॉर्मल प्रोटीन बनाने वाला जीन है और ये एक बीमारी कॉज करने वाला डिफेक्टेड जीन है, अगर ये डिफेक्टेड वाला जीन ऐसा है कि ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी होना, तो अगर ये प्रभावी है तो इस केस में ये उस पर्सन को कैसा बनाएगा, डिफेक्टेड या बीमार बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिफेक्टेड वाला जीन है या एलिल है वो क्या है, डोमिनेंट है किसके ऊपर, नॉर्मल वाले के। और अगर ये नॉर्मल वाले के ऊपर डोमिनेंट है तो ये इंसान कैसा होगा, बीमार होगा। भले ही ये एक ही है मगर ये बीमार कर देगा। रेसेसिव के केस में क्या होता है कि अगर मान लो ये कोई क्रोमोसोम है और उस पर एलिल प्रेजेंट है, तो रेसेसिव अपने आप को तभी दिखा सकता है जब वो दोनों जो है यहाँ पे जीन वो एक जैसे रेसेसिव हों। क्योंकि कोई भी अगर एक मान लो कोई कमज़ोर इंसान है, उसके साथ कोई बहुत ही ताकतवर इंसान है, तो ताकतवर वाला कभी भी कमज़ोर को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। कमज़ोर अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जबकि उसके साथ वाला भी उसी के इतना कमज़ोर हो। तो यहाँ देखिए, अगर मान लो कि ये एक डिफेक्टेड जीन था, ठीक, और ये डिफेक्टेड जीन, यहाँ दूसरा भी एक डिफेक्टेड जीन था, तो
तो इस केस में तो 100% बीमारी हो जाएगी और पर्सन कैसा होगा, बीमार या डिफेक्टेड होगा। तो हमने ये समझाया है कि अगर कोई भी बीमारी किसी एक ऐसे जीन की वजह से होती है जो कि कैसा है, डिफेक्टेड है, खराब है, तो उस केस में अगर वो बीमारी एक ही खराब जीन है तभी भी हो जा रही है तो हम बोलेंगे कि वो एक डोमिनेंट बीमारी है, वो एक डोमिनेंट डिफेक्टेड एलील की वजह से हो रही है, क्योंकि अकेला होते हुए भी वो बीमार जीन दूसरे पूरे इंसान को क्या कर दे रहा है, बीमार कर दे रहा है। मगर अब अगर हम ऐसे देखें कि दो जीन में तब तक बीमारी नहीं हो रही है जब तक कि ये दोनों के दोनों जीन खराब ना हो जाएं, तो उस केस में हम वैसे बीमारी को बोलेंगे कि ये एक रेसेसिव बीमारी है और ये तब तक बीमारी कॉज नहीं करा सकती है जब तक कि इसके साथ ये दोनों जीन जो हैं वो दोनों के दोनों डिफेक्टेड ना हो। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि मेंडल के केस में जो भी बीमारियाँ होंगी वो या तो डोमिनेंट बीमारियाँ होंगी या रेसेसिव बीमारियाँ होंगी। डोमिनेंट वाला जो बीमारी है वो या तो हमारे ऑटोसोम्स पे हो सकता है। ऑटोसोम्स का मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो कि सेक्स के डिटर्मिनेशन में भाग नहीं लेते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन में टोटल 23 जोड़े होते हैं ना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और इसमें हमें पता है कि 22 जोड़े ऐसे हैं जो कि लिंग के निर्धारण में या सेक्स के डिटर्मिनेशन में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ एक जो लास्ट वाला जोड़ा है पेयर, जिसको XX या XY बोला जाता है, वही एक क्रोमोसोम या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो अब ये जो बीमारियां होंगी बच्चा, वो कैसे होंगी कि अगर मान लो कोई एक क्रोमोसोम है तो वो कैसा हो सकता है, या तो वो ऑटोसोम्स हो सकता है या तो वो कैसा होगा, सेक्स क्रोमोसोम हो सकता है। इन दोनों भी केस में सेक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ देखो, ऑटोसोम्स का मतलब 1 से लेकर 22 पेयर तक जितने भी क्रोमोसोम हैं उनको ऑटोसोम्स, और ये जो 23rd नंबर का पेयर है जिसको XX या XY आप बोल रहे हो। अब जो बीमारियाँ ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम के जीन में होंगी उनको आप बोलोगे ऑटोसोमल बीमारी, क्योंकि इस वाले जीन पे हो रही है। जो बीमारी आपके सेक्स क्रोमोसोम वाले जीन पे होगी उनको आप क्या बोलोगे, उनको बोलोगे कि वो सेक्स लिंक्ड बीमारियाँ हैं। सेक्स लिंक्ड का मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम वाले जीन पे प्रेजेंट हैं। अब मान लो ये X पे भी हो सकती हैं और ये Y पे भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे सेक्स लिंक्ड जो बीमारियाँ होती हैं वो या तो X क्रोमोसोम पे लिंक होंगी, X क्रोमोसोम भी सेक्स क्रोमोसोम है, या फिर ये कैसे होंगी, ये Y क्रोमोसोम पे भी लिंक होंगी। अब ध्यान दो, यहीं से एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो बीमारियाँ X क्रोमोसोम पे लिंक हैं, क्या लगता है वो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि लिंग के निर्धारण में या सेक्स के डिटर्मिनेशन में हम देखते हैं XX से फीमेल बनता है, XY से मेल बनता है। तो Y क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल के पास होता है, तो जितनी भी Y क्रोमोसोम से लिंक बीमारियां होंगी वो केवल किसको होंगी, केवल और केवल मेल को होंगी, क्योंकि Y क्रोमोसोम सिर्फ मेल के पास है। X क्रोमोसोम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो मेल को भी होंगी और फीमेल को भी होंगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ X मेल के पास भी है और फीमेल के पास भी है। यहाँ हमने देखा कि मेंडल के केस में या तो ऑटोसोम्स पे जीन है या सेक्स क्रोमोसोम पे जीन है, जिससे रिलेटेड जो बीमारी है उसके आधार पे आपने उसका नाम दिया। अब ऑटोसोम्स वाली बीमारियां भी दो तरीके की होंगी बेटा। एक कैसा, एक तो मान लो कि ऑटोसोम्स से जो जीन है उसमें बीमारी करने वाला एक डोमिनेंट वाला जीन हो गया है, तो उस बीमारी को बोलोगे आप कि वो डोमिनेंट टाइप की बीमारी है। या तो बीमारी करने वाला जो जीन है वो किस टाइप का हो सकता है, रेसेसिव टाइप का हो सकता है। सेम यहाँ पे भी X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम, इस पे जो लिंक्ड बीमारियाँ हैं वो डोमिनेंट भी हो सकती हैं और रेसेसिव भी हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए आपने ये समझ लिया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कि मेंडल के जो बीमारियां हैं वो ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम दोनों के जीन पे हो सकती हैं, मगर शर्त ये है कि बीमारी किस टाइप का है। क्या ये बीमार करने वाला जो जीन है वो अकेला ही बीमार कर दे रहा है? अगर अकेला होते हुए भी ये बीमारी कर दे रहा है तो ये डोमिनेंट टाइप की बीमारी है। अगर इसको बीमारी करने के लिए दोनों ही जीन एक जैसे बीमार वाले होने चाहिए तो वो रेसेसिव टाइप की बीमारी है। हमने इतना समझ लिया। अब देखो यहीं पे हमने ये भी देखा था कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कही जाती हैं। अभी समझ जाओ कि ये कैसी होंगी। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ना वो या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। अभी देखो हमारे पास टोटल कितना क्रोमोसोम है, 2n की वैल्यू हमारी 46 है ह्यूमन में।
2n 46, तो n कितना हो गया बेटा 46/2 कर दो आप 23। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास 23 पेयर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ये 23 पेयर होते कैसे हैं कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल दोनों के जो गैमीट बनते हैं, तो मेल के पास भी समझो 46 क्रोमोसोम है और फीमेल के पास भी 46 क्रोमोसोम है। तो 46 में 44 तो ऑटोसोम्स हैं, इनके भी 44 और इनके भी 44। जब युग्मक बनना होगा बच्चा, तो युग्मक बनते समय 44 प्लस XY होगा क्रोमोसोम मेल का, और 44 प्लस XX क्रोमोसोम फीमेल का है, जो 46 हमने दिखाया है। अब यहाँ पे गैमीट बन रहा है, गैमीट मतलब युग्मक बन रहा है, तो आधा हो जाएगा सब ना, 44 का आधा 22 और XY का आधा क्या हो जाएगा X, और यहाँ पे आप कर सकते हो कि 22 प्लस Y, दो तरीके के बनेंगे मेल में। फीमेल बनाएगी 22 प्लस X टाइप का युग्मक। अब ध्यान दीजिए, ये जो 22 प्लस X टाइप का युग्मक बना है, मान लो फीमेल में किसी केस में क्या हो गया कि ये X और X दोनों एक ही साथ आ गए और यहाँ पे सेपरेशन नहीं हो पाया है। इस केस में क्या होगा कि ये अगर इससे मिल रहा है, इनके साथ ये दोनों युग्मक मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो टोटल नंबर देखिए 22 और 22 44, 44 प्लस XXX। अब यहाँ टोटल नंबर ज़्यादा हो गया ना, 44, 45, 46 एंड 47। तो जनरली क्रोमोसोम नंबर 46 होना चाहिए था, बट ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें कि फर्टिलाइजेशन के समय गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ही क्रोमोसोम का नंबर कुछ कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से जो बच्चे होते हैं उनमें क्रोमोसोम के नंबर में कुछ कमी या अधिकता आ जाती है। और वैसी बीमारियां जो इनके नंबर में डिफरेंस की वजह से होती हैं, उनको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। अब ये कैसे हो सकती हैं, मान लो 2n प्लस 1 भी हो सकता है ना, मतलब 46 प्लस 1 हो गया है ना यहाँ पे, तो 46 प्लस 1 का मतलब 47 क्रोमोसोम हो सकते हैं। इस केस को जहाँ 2n में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, इसको हम मोनोसोमी बोलते हैं, मतलब एक बढ़ गया है, मोनोसोमी। हिंदी में इसको बोलोगे एकाधि सूत्रता, मतलब एक अधिक हो गया है तो एकाधि सूत्रता। अब ऐसा ये भी तो हो सकता है कि किसी किसी गैमीट में दोनों के दोनों X ना जाएं, तो अगर दोनों के दोनों X नहीं जाएंगे तो उस केस में कैसे गैमीट बनेंगे बताइए। अगर मान लो कि दोनों के दोनों X आए ही नहीं है, तो उस केस में हमारा 2n तो रहेगा, 2n प्लस 1 नहीं होगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा ना, समझ गए हो। कभी कभी मान लो कि एक कम आ गया है ना क्रोमोसोम, तो 2n की वैल्यू हमारी 46 होती है और एक क्रोमोसोम कम आ गया, आया ही नहीं मान लो, तो वहाँ टोटल क्रोमोसोम कितनी हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। तो यही बीमारियाँ कभी 45 क्रोमोसोम का हो जाना, कभी 47 क्रोमोसोम का हो जाना, यही कहलाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और इस केस को जहाँ एक कम हो गया है, इसको हम बोलते हैं एक न्यून सूत्रता, मतलब मोनोसोमी। सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया है यहाँ पे कि ये जो 2n प्लस 1 है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेना, 2n प्लस 1 को हम ट्राइसोमी बोलते हैं। ट्राइसोमी इसलिए क्योंकि 2n प्लस 1 2 1 3 हो गया ना, ट्राइसोमी। और 2n माइनस 1 की ये जो क्रोमोसोम था, इसमें एक कम हो गया तो मोनोसोमी 45। अभी मैं ये और एक बार और समझा दूंगी। तो फिलहाल के लिए हमें ये जानना है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्रोमोसोम में कमी या ज़्यादा होना। कमी होने का मतलब मोनोसोमी, एक कम हो गया है। ज़्यादा होने का मतलब ट्राइसोमी, एक बढ़ गया है। एक बढ़ेगा तो क्रोमोसोम 47 हो जाएगा, एक कम होगा तो क्रोमोसोम 45 हो जाएगा। अब चलो हमने ये जो बनाया था उसको और अच्छे से बना के समझते हैं। अब ध्यान दो, मेंडेलियन डिसऑर्डर को कैसे और कर सकते हो आप। ये जो बीमारियां हैं या तो ये कहाँ होंगी, ऑटोसोम्स में हो सकती हैं। ऑटोसोम्स का मतलब 1 से लेके 22 क्रोमोसोम तक, 22वें जोड़े तक। या तो ये बीमारियां कैसी हो सकती हैं बेटा जी, सेक्स लिंक्ड हो सकती हैं। बताया ना मैंने कि सेक्स क्रोमोसोम पे लिंक है, एक्स पे या फिर वाई पे। सेक्स लिंक्ड बीमारियां भी कैसी हो सकती हैं, दो तरीके की, या तो एक्स लिंक्ड होंगी या वाई लिंक्ड होंगी। ऑटोसोम्स में अगर बीमारी हो रही है बेटा, तो वो कितने तरीके की हो सकती है, दो तरीके की। एक तो जो बीमार होने वाला जीन है वो डोमिनेंट हो सकता है, और दूसरा कैसा बीमारी हो सकता है, जो जीन है बीमार करने वाला वो रेसेसिव बीमारी हो सकती है। तो पूरा नाम इसका होगा डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है।
इसका पूरा नाम क्या करोगे आप, इसका नाम हो जाएगा रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर। इतना हमने कर लिया ना, ये एक फ्लो चार्ट है इसका। अगर सेक्स लिंक्ड बीमारियां हैं तो ये दो तरीके की होंगी ना, एक तो होगा एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और दूसरा कैसा होगा, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। अब ये देखिए एक्स लिंक्ड भी कैसा हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है, या तो ये होगा डोमिनेंट, मैं डी से दिखा रही हूँ, और या तो ये होगा रेसेसिव। वाई लिंक्ड वाला भी हो सकता है डोमिनेंट वाई लिंक्ड या फिर रेसेसिव वाई लिंक्ड। तो हमने इतनी बीमारियां देख लिया कि ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड में क्या क्या हो सकती हैं। अब थोड़ा सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को समझो। क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है बेटा वो भी दो तरीके का होगा ना, एक तो हो सकता है ये ऑटोसोम्स वाला, कि ये होगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब ध्यान दीजिए, ऑटोसोमल डिसऑर्डर में कितने तरीके के हो सकते हैं, या तो ये होंगे मोनोसोमी वाले, मतलब एक बढ़ जाए, या तो ये एक कम हो जाए। तो मान लो ऑटोसोमल में एक बढ़ा है तो उसको क्या बोलोगे, 2n+1 वाले भी हो सकते हैं, और ये 2n-1 वाले भी हो सकते हैं। ठीक, दूसरी बीमारी इसकी क्या हो सकती है कि ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा जी, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारियां भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हो सकती हैं। तो फिलहाल हमने ये पूरा चार्ट देखा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होगा या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा। अब हम शुरू करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखो। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमें 3 बीमारियां पढ़नी है, क्योंकि इसमें पहले हम देखें ऑटोसोम्स से रिलेटेड कितनी बीमारियां हैं। ऑटोसोम्स का मतलब कितना, 1 से लेकर 22 जोड़े तक, 22 पेयर तक जितने भी क्रोमोसोम हैं, अगर उनमें मोनोसोमी हो रही है या ट्राइसोमी हो रही है तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी। अगर मान लो हम इसमें देखते हैं, अगर टोटल क्रोमोसोम नंबर किसी केस में 47 हो जा रहा है, 47 होने का मतलब 2n+1 होता है ना, 2n+1 का मतलब 47 हो गया है। तो ये डिपेंड करता है कि किस नंबर के क्रोमोसोम पे ये 47 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ये देखो, अगर ऑटोसोम का संख्या 1 बढ़ गया है, इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, ट्राइसोमी बोलते हो ना बेटा। ट्राइसोमी से रिलेटेड कितनी बीमारियां हैं जो ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम में होंगी, तो ये हमने देख लिया कि 47 हो जाती है ट्राइसोमी में। मगर किस नंबर का ऑटोसोम ट्राइसोमी में जा रहा है, इसके वजह से हमें अलग अलग बीमारियां दिखती हैं। अगर मान लो क्रोमोसोम नंबर 21वां, क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसमें ट्राइसोमी हो जा रही है, तो क्या हो जाएगा कि 21वें नंबर के गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो गई, तो यहाँ पे 2n+1 आ गया, कहाँ पे, 21वें वाले पे। तो जनरली अगर हम क्रोमोसोम इसका देखें तो 21वां नंबर का क्रोमोसोम ऐसे दिखाई देगा, उसमें 2 की जगह 3 हो जाएंगे। तो इस बीमारी को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है इसका, इसका नाम है डाउन सिंड्रोम। ऐसी बीमारी जिसमें 21वें नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी देखने को आपको मिले, उस बीमारी को आप बोलोगे डाउन सिंड्रोम। अब चलिए हम दूसरी बीमारी देखते हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर 18, क्रोमोसोम नंबर की बात जो हो रही है 18वां, उसमें ट्राइसोमी हो जाए, ट्राइसोमी का मतलब क्या है, 18वें नंबर का जो गुणसूत्र था या क्रोमोसोम था वो भी ट्रिपल हो गया, मतलब जनरली ये 2n था प्लस इसमें 1 जुड़ गया। तो ऐसे बीमारी को जिसमें 18वें नंबर का क्रोमोसोम ट्राइसोमी हो रहा है उसको हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है ये, एडवर्ड सिंड्रोम। ऐसे ही एक और बीमारी हम यहाँ पढ़ते हैं कि अगर 13वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, 13वें नंबर का क्रोमोसोम, वहाँ पे आपको ट्राइसोमी दिखाई दे, ट्राइसोमी का मतलब फिर से यहाँ पे भी 2n ये नॉर्मल था, एक और इसमें ऐड हो गया 2n+1, तो इस बीमारी को आप बोलते हो बेटा पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है ये, पटाऊ सिंड्रोम। तो ये तीनों की तीनों बीमारियां क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आती हैं जो कि ऑटोसोम से रिलेटेड है। सबसे पहले हमने देखा कि क्रोमोसोम नंबर 21वां में अगर ट्राइसोमी हो रही है तो इसको डाउन सिंड्रोम बोला गया है। डाउन सिंड्रोम के कुछ लक्षण भी आप देख लो। इसमें जो बच्चा होता है ना, उसका सिर बड़ा हो जाता है, जीभ उसकी बाहर निकली रहती है। इस बीमारी को एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इसको हम बोलते हैं मंगोलियन जड़ता, या मंगोलिक जो होते हैं उन्हीं के जैसा ये बच्चा हो जाता है, तो ऐसे हम इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं।
एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? ये भी 18वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की वजह से हो रहा है। बच्चे जो हैं उनके नाक चोंच की जैसी हो जाती है, कान लटके हुए होते हैं, तो यही उसका एक आउटर अपीयरेंस ऐसा इन बच्चों का हो जाता है। तो ये सारे के सारे ऑटोसोमल बीमारियां हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सी बीमारियां सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं। तो देखिए, सेक्स क्रोमोसोम की जो बीमारियां हैं जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आती हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर इनको हम बोलते हैं एलोसोम्स। तो इससे रिलेटेड 2 बीमारियां आपके सिलेबस में दी गई हैं जो कि आपको पढ़ना है। पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और दूसरा बीमारी आपको जो पढ़ना है इसमें वो है टर्नर सिंड्रोम। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे हम पढ़ेंगे। जनरली अभी तक हमने 1 से 22वें जो जोड़े थे उसमें कैसे क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहा है वहाँ देखा था। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये जनरली मेल में होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। मेल के केस में हमने देखा था कि सेक्स क्रोमोसोम कैसे रिप्रेजेंट होता है कि 22 पेयर तो रहेंगे ही, तो मतलब 44 लिख देती हूँ मैं। तो अगर मैं एक नॉर्मल मेल की बात करूँ तो नॉर्मल मेल में क्रोमोसोम नंबर होता है 44 + XY। यही तो एक जनरल मेल का टोटल क्रोमोसोम है 46। कभी कभी ये क्या होता है कि बदल कर 44 तो रहेगा मगर एक लिंग गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें, कि एक जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स्ट्रा आ जाएगा फीमेल से। तो यहाँ पे हमने देखा कि XXY टोटल कितना हो गए, 47 क्रोमोसोम हो गए। और ये इसका है जेनेटिक या फिर जीनोटाइप में 44 + XXY हो जाता है। ऐसे मेल को जिनमें एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आ जाता है उसको हम लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। इस मेल में क्या होगा, क्या क्या आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो इसमें जो होता है ना, इसका टेस्टिस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा। इसके अलावा ये जो मेल होते हैं इनमें गायनेकोमेस्टिक कंडीशन देखने को मिलती है। गायनेकोमेस्टिक कंडीशन का मतलब है कि इस मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जनरली एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक है, मगर कभी कभी मेल में लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट दिखाई देता है और इसी को हम गायनेकोमेस्टिक कंडीशन बोलते हैं। टर्नर सिंड्रोम को देखें तो ये जनरली फीमेल में होता है, और ऐसी फीमेल या तो जन्म ही नहीं ले पाती, या अगर इनका जन्म हो भी जाता है तो आफ्टर सम टाइम ये मर जाती हैं। इनमें देखो होता क्या है कि एक नॉर्मल फीमेल का क्रोमोसोम अगर आप देखो तो वो 44 + XX होता है, बट एक टर्नर सिंड्रोम वाली जो फीमेल है उसमें ये 44 + X0 हो जाता है। X0 का मतलब है कि एक X कम हो गया। अब अगर एक सेक्स क्रोमोसोम कम हो गया है तो ये फीमेल एक नॉर्मल फीमेल नहीं रहेगी, और जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो इसमें नहीं रहेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो इसकी ओवरी होती है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं करती है, तो ये रूडिमेंट्री ओवरी वाली हो गई। ओवरी ही नहीं डेवलप है, अंडाशय का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, तो ये जनरली स्टेराइल हो जाती हैं। इनमें ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा इनमें पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं या फिर नहीं आते हैं, और ये फीमेल या तो बर्थ के कुछ दिनों के बाद मर जाएंगी, या जनरली ये पेट में ही इनका, ये जब इन द वूम होती हैं तभी ये इनका डेथ हो जाता है। तो ये हमने देखा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में कि टोटल कितने हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो हमने यहाँ देखा कि क्रोमोसोमल में, इस डिसऑर्डर में हमें ऑटोसोम में कुछ दिखाई दिए हैं ऑटोसोमल, और कुछ दिखाई दिए हैं सेक्स क्रोमोसोम के डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल वाले कौन कौन से थे, तो एक तो है डाउन सिंड्रोम, दूसरा हमने देखा है एडवर्ड सिंड्रोम, और तीसरा हमने इसमें देखा है पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, इसी तरीके से आपने सेक्स क्रोमोसोम में जो चेंजेस आते हैं उसमें 2 तरीके का देखा है। एक देखा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और दूसरा देखा है टर्नर सिंड्रोम। तो ये अपने दिमाग में आप चार्ट बना के रखिएगा कि क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और ये बाकी के सारे ऑटोसोमल से। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाकी सब में 47 हो जाते हैं, सिर्फ एक टर्नर ही है जिसमें कि ये 45 होते हैं। तो ये भी एक आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं कि बाकी सब में हमने ट्राइसोमी देखा है, सिर्फ टर्नर वाले में ही हमने मोनोसोमी देखा है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए हमें, ये तो हमने एक आउटलाइन ले लिया है कि कौन कौन से रेसेसिव होंगे, कौन कौन से डोमिनेंट होंगे। तो जनरली हमें यहाँ पे रेसेसिव डिसऑर्डर को समझना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में
मेंडल के वो बीमारियां दी गई हैं जो कि हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, और कुछ बीमारियां हैं जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हैं, उसमें से भी हमें पढ़ना है। बाकी हमारे सिलेबस से बाहर है, वो हमें नहीं जानने हैं। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में हमें 2 तरीके की बीमारियां पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस जिसको कि हम वर्णांधता बोलते हैं, और दूसरा हमें पढ़ना है हीमोफीलिया। ठीक है, ये बीमारियां सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में कई सारी बीमारियां हैं, जैसे कि मान लो हमें एक देखना है सिकल सेल अनीमिया, जिसमें कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हाशियाकार हो जाती हैं, हाशिए के आकार की। दूसरा हमें देखना है एक थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया के बाद हमें एक देखना है एक बीमारी है जिसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, और देखना है हमें एल कैप्टोयूरिया। ये बीमारियां चारों के चारों हमें समझने हैं रेसेसिव डिसऑर्डर ऑटोसोमल के, और सेक्स लिंक्ड में हमें 2 बीमारियां पढ़नी है, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया। ये जो सेक्स लिंक्ड बीमारियां हैं, यहाँ पे एक और चीज़ें हम क्लियर कर लें कि ये दोनों के दोनों ही सेक्स लिंक्ड बीमारियां जो हैं वो एक्स लिंक्ड हैं, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम पे लिंक हैं, वाई क्रोमोसोम पे लिंक नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम ये चार्ट यहाँ पे बना देते हैं, अगले वीडियो में हम इन सारी की सारी बीमारियों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।